कौमी खुफिया दस्तावेजात के मंदरजात को पब्लिक करने के इल्ज़ाम साबित। इस्तगासा की बड़ी कामयाबी। दिफाई वकला टीम बुरी तरह नाकाम हो गए। PTI के बानी और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इस्तगासा की बड़ी कामयाबी। दिफाई टीम कामयाब रही। दानिस्ता तौर पर कौमी खुफिया दस्तावेजात को पब्लिक करने का ये मामला था। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। दिफाई वकला टीम बुरी तरह से नाकाम रही। इस्तगासा की बड़ी कामयाबी। दानिस्ता तौर पर कौमी खुफिया दस्तावेजात के मंदरजात को पब्लिक करने का ये मामला है और बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। दानिस्ता तौर पर कौमी खुफिया दस्तावेजात के मंदरजात को पब्लिक करने का इल्ज़ाम था। साइफर केस में बड़ी खबर आज सामने आई है और साइफर केस में बानी PTI को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी को भी सज़ा सुना दी गई है। वफाई वकला टीम बुरी तरह से नाकाम हो गई और इस्तगासा की ये बड़ी कामयाबी है। इस्तगासा की कामयाबी इस तरह से कि साइफर केस में सज़ा सुना दी गई है। 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। कौमी खुफिया दस्तावेजात के मंदरजात को पब्लिक करने का ये मामला था और साइफर केस का फैसला आ चुका है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा हुई है। इस्तगासा की बड़ी कामयाबी। दिफाई वकला टीम बुरी तरह से नाकाम रही। साबिक वज़ीर आज़म ने 27 मार्च 2022 को जलसा-ए-आम में एक साइफर लहराया था, जिसके बाद ये दावा भी किया था कि गैर मुल्की ताकत ने हुकूमत ख़त्म करने की मनसूबाबंदी की है और उसी साइफर केस के ट्रायल हुए, उसके साइफर केस का मुकदमा चला और साइफर केस का अब ये फैसला सामने आ चुका है और सज़ा सुना दी गई है। जज अबुल हसनात ने मुख्तसर फैसला ज़बानी सुनाया है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। बानी PTI का 342 का बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड किया गया। अहम खबर इस केस के हवाले से बानी PTI शाह महमूद कुरैशी पर दानिस्ता तौर पर कौमी खुफिया दस्तावेजात के मंदरजात को पब्लिक करने का मामला और दस्तावेजात को पब्लिक करने के इल्ज़ाम साबित हुए हैं। दिफाई वकला टीम बुरी तरह से नाकाम रही और इस्तगासा की ये बड़ी कामयाबी है। 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। बानी PTI ने साइफर लहराया था एक जलसा-ए-आम में। 27 मार्च 2022 को ये साइफर का मामला शुरू हुआ था, जिसके बाद पूरा केस चला और अब इसी केस में बानी PTI को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है और कहा यह गया है कि खुफिया दस्तावेजात को पब्लिक करने का ये मामला था और साइफर जिसमें तहरीके अदम एतमाद में अमरीकी साजिश का जिक्र किया था बानी PTI ने और अमरीका को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया था कि उन्होंने साजिश की है और उसी साइफर के इर्द गिर्द ये तमाम कहानी घूमती थी और अब उसी साइफर केस में आज 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। बानी PTI उस वक्त के साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI को ये सज़ा सुनाई गई है। देना चाहे सजाए मौत देते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर का आपने मौक़िफ़ सुना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI ने कहा था कि साइफर केस के साथ हमने खेलना है, रियासती मुफादात के साथ खेलने पर सज़ा बनती है। असाद दस्तावेजात को अवाम में लहराने से रियासत को नुकसान पहुँचा। ये खुशकिस्मत हैं इनके पास सुप्रीम कोर्ट का फॉरम मौजूद है। नवाज शरीफ को तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से सज़ा हुई थी। साइफर होता क्या है और इसे कौन इस्तेमाल करता है, तफसील से आपको आगाह करते हैं। साइफर एक कोड लैंग्वेज है और सिफारती पैगामात को खुफिया अंदाज में इसमें तहरीर किया जाता है। सिफारती अमला मुख्तलिफ मीटिंग्स की कार्रवाई की तफसील दफ्तर खारजा को भेजता है। मेज़बान मुल्क में मौजूद सिफारती अमला किसी धमकी या खुफिया प्लान का इंतबाह जारी करता है। ऐसी मालूमात का अफशा हो जाना सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी तस्वुर होता है। साइफर का आम होना भी इसी के मुतरादिफ है। साबिक वज़ीर आज़म ने 27 मार्च 2022 को जलसा-ए-आम में साइफर लहराया था और दावा किया था कि ये गैर मुल्की ताकत ने हुकूमत ख़त्म करने की मनसूबाबंदी की है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ सिफारती मरासले का मवाद अफशा करने पर केस बना। बानी PTI ने कहा कि साइफर तहरीके अदम एतमाद में अमरीकी साजिश का हिस्सा था। अमरीकी हुकाम साइफर के हवाले से मुतअद्दिद बार तरदीद भी कर चुके हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी कहा कि अमरीकी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। साइफर को आम करने के जुर्म में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत बनी। अडियाला जेल में खुसूसी अदालत ने केस की समाअतें की।
जेल ट्रायल की वजह बानी पीटीआई की जिंदगी को सिक्योरिटी खदशात बताए गए। 29 अगस्त 2023 को साइफर केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। बानी पीटीआई तोशाखाना केस में सजा याफ्ता होने पर अटक जेल में जेर हिरासत थे। अटक जेल में ही साइफर केस की तफ्तीश की गई। इब्तदाई तौर पर खुसूसी अदालत अटक जेल जाकर समाअत करती रही। तोशाखाना में सजा मुअत्तली के बावजूद साइफर केस की वजह से अटक जेल में ही रहे। तो साइफर होता क्या है, इसकी तफसील आपने जानी कि इस्तेमाल करता है। तफसीलात से आपको आगाह करें। साइफर एक कोड लैंग्वेज है। सिफारती पैगामात को खुफिया अंदाज में तहरीर किया जाता है। सिफारती अमला मुख्तलिफ मीटिंग्स की कार्रवाई की तफसील दफ्तर खारजा को भेजता है। मेज़बान मुल्क में मौजूद सिफारती अमला किसी धमकी या खुफिया प्लान का इंतबा जारी करता है। ऐसी मालूमात का अफशा हो जाना सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाता है। साइफर का आम होना किसी भी दो मुमालिक के सिफारती ताल्लुकात को भी मुतासिर करता है। इसी तमाम से सूरत हाल पर बात करेंगे। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद आदिल, ये बताइएगा कि क्या अब तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फैसला कर लिया गया कि इस फैसले को चैलेंज करना है? तमाम तफसीलात सामने आ चुकी हैं। जी, तहरीक इंसाफ के पास अपील के लिए 30 डेज़ हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को ले जा सकती है और अभी वो जो तफसीली फ़ैसला आएगा, जो अबू हसनात जज हैं, वो जब इसका फ़ैसला जारी करेंगे उसकी बुनियाद पर जो तहरीक इंसाफ है वो ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके जाएगी। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो उनकी कोशिश है तहरीक इंसाफ की कि वो इस मामले को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके जाएं और वहाँ पर जो इसमें तकनीकी खामियां हैं, जैसे तोशाखाना के मामले में बहुत सारी तकनीकी खामियां थी जिसकी वजह से जो है उनको वहाँ रिलीफ मिला था और इमरान खान को वो फैसला जो है मुअत्तल हो गया था और उनकी ज़मानत हो गई। तो अभी तहरीक इंसाफ की दोबारा कोशिश है ये वो मामला लेकर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उनके हक में फ़ैसला नहीं आता तो वो यकीनी तौर पर इस मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। तो ये एक लंबा अभी कानूनी प्रोसेस है। इस वक्त तो वो अडयाला जेल में हैं और उनको सज़ा हो चुकी है, वो मुल्ज़िम से मुजरिम बन चुके हैं। तो वो जो एक पॉलिटिकल बयानिया उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए बनाया और उससे हासिल किया, फिर उसकी बुनियाद पर जो है वो फिर उस तहरीक अदम-ए-एतमाद को नाकाम बनाने की एक कोशिश की। वो पॉलिटिकल बयाना भी उनके गले की हड्डी बन गया है और जो उन्होंने जो लीगली इस सारे प्रोसेस को डिले करने की कोशिश की तो उसका खमियाजा जो है वो उन्होंने भुगता है। गो के ये एक कानूनी नुक्ता है, वो वहाँ से इसी को बुनियाद बनाएंगे, लेकिन इस वक्त जो साइफर है वो उसमें उनको सजा हो चुकी है, उनको भी और शाह महमूद ठीक है मोहम्मद आदिल, सजा तो हो चुकी है। अभी हमने देखा कि इस पर नून लीग का रिएक्शन भी आया, उन्होंने फैसले को खुशाइन करार दिया। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि इससे इस पर खेला भी गया साइफर पर, और ये बात राना सनाउल्लाह भी कर रही हैं, ये बताएं कि अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं तो क्या चांसेस है वहां से उनको रिलीफ मिल सकता है या ये बात सुप्रीम कोर्ट पर ही जाएगी? देखिए, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो जो टेक्निकल ग्राउंड जिसको वो बुनियाद बनाने जा रहे हैं कि इसकी वजह से जो उनको जो ट्रायल कोर्ट में जो उनके समाअत हुई है उसमें कौन कौन से लूपहोल्स थे जिसकी वजह से जो उनको इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए गए। ये अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको जस्टिफाई करना है, फिर टेक्निकल ग्राउंड्स पर इसकी समाअत होनी है। बेसिकली ये तो सारा एक का हिस्सा है कि साइफर आया था, प्राइम मिनिस्टर हाउस गया था और जो 342 का बयान इमरान खान ने आज रिकॉर्ड कराया है उसमें एक चीज़ तो उन्होंने कहा ही है कि ये साइफर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस हुआ था, और लेकिन वो कहाँ गया, किस तरह से गुम हुआ, ठीक है मोहम्मद आदिल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तफसील हमें आगाह किया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस वक्त आजम नज़ीर तारड़ गुफ्तगू कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि ये बैरूनी साजिश के नतीजे में क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई, इसलिए उस रूलिंग के ज़रिए उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को हमने डिसमिस कर दिया। फिर उसके बाद एक इंक्वायरी ऑथोराइज़ की काबीना ने, उस इंक्वायरी में इन्हें भरपूर मौका दिया गया,
जिसके जवाब में उन्होंने कभी भी मुनासिब ना समझा कि उसे संजीदा तौर पे उसका दिफा करें। वो इंक्वायरी फिर इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हुई और इसी निगरान हुकूमत के दौर में जो चालान था वो अदालत में आया और उस पर ट्रायल शुरू हुआ। आपने वहाँ पे भी देखा होगा कि किस तरह से ट्रायल प्रोसीडिंग्स को कानून के अंदर रहते हुए तो आपका हक है कि आप तमाम कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल। आपने वहाँ पे भी देखा होगा कि किस तरह से ट्रायल प्रोसीडिंग्स को कानून के अंदर रहते हुए तो आपका हक है कि आप तमाम कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करें। आपको अगर कोई ऑर्डर पसंद नहीं आता, आपने इस केस में भी देखा कि 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो केस रिमांड किया कि कानून और आइन में जो जो चीज़ें, जो गारंटीज़, जो सेफ गार्ड्स दिए गए हैं वो किसी तरह से बाईपास ना हो। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की गई कौमी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन शायद उनमें कुछ प्रोसीजरल एरर्स थे, वो सारा सेट असाइड करके रिमांड बैक किया गया। दूसरी स्टेज पे फिर दोबारा कुछ उनकी मारूज़ात थी, उनको भी माना, पार्शली माना गया और केस को फिर कहा गया कि असर नौ करें। अब अगर उसके बावजूद आप कानून के दायरे को छोड़कर बाइकॉट्स करें, ऐसे ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करें जिनकी कानून में इजाज़त नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर अदालतों को मजाक तो नहीं बनना। अदालत ने फिर अपना कानूनी रास्ता लेना होता है। फिर कहते हैं कि लॉ शैल टेक इट्स ओन कोर्स। इस केस में भी जहाँ तक कानून के एक तालिब इल्म के तौर पे मुझे समझ आती है, उन्होंने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर और CRPC की जो प्रोविजंस हैं उनको एक्सरसाइज करते हुए बिलाखिर अदालत ने उन्हें वकला फराहम किए, स्टेट काउंसल्स प्रोवाइड किए गए, उनसे भी फाइलें छीन के जिस तरह दीवारों पे मारी गई, लेकिन तमाम गवाहान के बयान क्योंकि रिकॉर्ड हो चुके थे, उन पे जिरा नहीं की जा रही थी, तो फिर अदालत के पास और कोई ऐसी चॉइस नहीं रहती। आज भी जो जितनी प्रोसीडिंग्स आप लोगों के ज़रिए हम तक पहुंची हैं वो यही हैं कि बानी PTI ने एक मुफस्सल बयान भी दिया है काफ़ी तफसीली, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मानी भी हैं, साइफ़र का होना, साइफ़र का गुम जाना, साइफ़र के कंटेंट्स के हवाले से, लेकिन वो इस बात पे भी बज़िद रहे कि ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता। बाहर कैफ सज़ा जज़ा का मामला जो है वो अदालत और मुल्ज़म के दरमियान होता है। उसके ऊपर ना किसी को दादे तहसीन देने की ज़रूरत है, ना किसी को से शर्मनाक कहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके लिए आपके पास एक फ़ोरम मौजूद है जिसे हम अपील का फ़ोरम कहते हैं। और पहले भी इसी केस में अगर इंटरम ऑर्डर्स जो हैं वो अपील में गए और मुल्ज़मान के हक़ में फ़ैसले भी आए, कभी उनके हक़ में फ़ैसले नहीं भी आए, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इसे एक प्योर अदालती मामला समझते हुए किसी किस्म के रद्द अमल की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो और फिर कानून के मुताबिक जज़ा सज़ा हो। तो हमारा आइन भी ये कहता है कि ऐसी सूरत में उस पर सर तस्लीम सरनगू करना चाहिए और अपने लीगल राइट्स जो हैं जिसके भी हैं इन्वॉल्व उसमें आप वो एक्सरसाइज कर लें। तो इस हवाले से जो वो कहते हैं ना कि आप जो करते हैं आपको उनके कॉन्सिक्वेंसेस का इल्म होता है या होना चाहिए, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कि आप एक इंतहाई हसास मामले में इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा करें और रेकलेसनेस की हद को छू जाएं कि आप इस बात की भी परवाह ना करें कि आपका ये अमल पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को किस कदर शदीद धचका लगाएगा। और हमने फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे। बैनुल अक़वामी इदारों ने और बिलखसूस बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों ने उसके बाद जो रवैया हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के बारे में रखा वो सब आपके सामने है। बाहर कैफ उनके पास राइट ऑफ अपील है, आप जैसा करते हैं वैसे ही आप भरते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आज़म साहब ये बताइएगा कि आपने बात की कि बुनियादी हकूक़ के हवाले से आर्टिकल 90 और 90A से हवाले से है, आर्टिकल 10 भी है, फेयर ट्रायल का हक भी है, और इसके साथ साथ कानून में इस बात की भी गुंजाइश मौजूद है कि हर शख्स लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत अपनी इंतखाबी मुहिम चलाए और इलेक्शन करे। क्या कानून में और आइन इस बात की पासदारी नहीं करते कि हर शख्स को एक आज़ादी से अपना फेयर ट्रायल भी हो और इंतखाबी मुहिम भी है? इसके साथ ये बता दें कि फैसला तो ये आ गया, वो अपील भी कर सकते हैं। जिस तरह का ऑफेंस है, ये जिस तरह का जुर्म किया है, क्या आर्टिकल 6 भी लग सकता है सर?
देखिए, आर्टिकल 6 के ग्राउंड्स कदरें मुख्तलिफ होती हैं और शायद इसी वजह से जब हमारी हुकूमत थी यानी PDM गवर्नमेंट थी तो ये बात सामने लाई गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब नेशनल असम्बली की तहलील होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली बहाल की, वोट हुआ, अदम एतमाद कामयाब हुई, हुकूमत बन गई, काबीना में ये मुतालबा किया गया कि आर्टिकल 6 लगाया जाए। लेकिन जो हमारी सीनियर क़यादत है, सबकी राय ये थी कि हम एक जमहूरी माशरे में रहते हैं, हम वोट के ज़रिए इसका मुकाबला करेंगे और वोट के ज़रिए हम इस फितने का ख़ात्मा करेंगे। हम इसमें इस तरह के कोई मामलात अपने हाथ में नहीं लेना चाहते कि कल को कोई विक्टिम बन के अपने आप को आवाम के सामने पेश करे। आपने बात की लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में गई, उन्हें रिलीफ मिला, जहाँ पे नहीं बनता था उन्हें नहीं भी मिला। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला लेके गए और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। आपने पूरी कौम ने लाइव ट्रांसमिशन पे देखा कि अदालत ने जो उनके वकला से सवालात किए कि आप हमें इंस्टेंसेस बताएं कि वो कौन कौन से ऐसे वाक़यात हैं जिनकी वजह से आप समझते हैं, और हमें थोड़ी बहुत एविडेंस के ज़रिए से समझाएं कि हल्का PP फ़लाँ, NA फ़लाँ, इस तारीख़ को इतने बजे ये काम किया गया और करने वाले ये लोग थे और उसमें रियासत की ये इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर हम ऑर्डर पास करते हैं। आप सब ने देखा कि उनके पास वो मालूमात नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि इक्का दुक्का वाक़यात की बुनियाद पे ये PTI का एक स्टाइल है कि वो राई का पहाड़ बनाते हैं और इतना शोर मचाते हैं कि आपको झूठ भी सच लगना शुरू हो जाए। तो अदालतों में ये बात नहीं चलती। ये बात सोशल मीडिया पे चल सकती है जहाँ पे फौरी जवाब देना मुमकिन नहीं होता। ये बात ट्रांसमिशंस में चल सकती है, आप 1-on-1 कहीं बैठे बातें कर रहे हैं, लेकिन अदालत में क्योंकि आपने अदालत को सेटिस्फाई करना है रिकॉर्ड के मुताबिक, शहादत के ज़रिए से, दस्तावेज़ी हो या ज़ुबानी हो या वाक़याती हो, तो वहाँ पे आपने देखा कि उनके पास जब कुछ नहीं था उन्होंने कहा कि जी हम दरख्वास्त वापस लेते हैं, हम अब इसको परसू नहीं करेंगे। तो ये तरीका नहीं है। एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगाएं लेकिन फिर उसको रिपोर्ट करें। आपके पास एक मैकेनिज़्म है, इलेक्शन कमीशन ने एक सेल बनाया हुआ है, हाई कोर्ट्स मौजूद हैं। हमने तो मेरे ख़्याल में गुज़िश्ता 2 सालों में जितना खुल के रिलीफ पाकिस्तानी अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी को मिला है, शायद किसी और शख्स को ना मिला हो। उसके बावजूद जी आप कह रहे हैं कि प्योर अदालती फैसला है और अदालतों के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। क्या आपने मशवरा नहीं दिया था PTM की गवर्नमेंट को कि आप गवर्नमेंट में होते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज न करें और चीफ जस्टिस के खिलाफ गैर अखलाकी नारे न लगाए जाए? आपने मशवरा नहीं दिया था। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या आपने कहा कि साइबर केस के बाद हमें मालियाती इदारों से बड़ी मुश्किल पेश आई पैसे लेने, तो क्या डॉलरों के लिए गैर मुल्की कुव्वतों को इजाज़त है कि हमारे अंदरूनी मामलों में मुदाखलत करें? आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में अदालत ने बारहा पूछा इनसे कि आप हमें मटीरियल दें, इवन इन कैमरा ही दे दें। अमरीकी साजिश के नारे से ज़्यादा भोंडा और बेबुनियाद नारा शायद आज तक ही किसी सियासी जमात ने लगाया हो, और हमें दुख और अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि आप अपनी 1 साल की या 1.5 साल की हुकूमत बचाने के लिए पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को दाव पे लगाते हैं, पाकिस्तान को सफारती तौर पे आइसोलेट करते हैं। और आपने फ़ायदा क्या लेना था कि आपने अवाम में एक झूठा मैसेज दिया। अब ये दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है ना, ये ट्रायल अगर ना होता, ये सारी जो एविडेंस है किसी के सामने ना आती। उन्होंने खुद ऑप्ट कर लिया कि जी आप इन कैमरा प्रोसीडिंग्स ना करें। आप सब ने वो गवाहों के बयानात सुने, आज़म खान का बयान आप पढ़ें, आप असद मजीद का बयान पढ़ें, आप फैसल तिरमिज़ी का बयान पढ़ें। ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां है कि उस वक्त के चेयरमैन PTI ने ये सारा खेल खेला और ऑडियो लीक्स ने तो उसका भांडे ही खोल दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि खेलना इसके साथ, भाई अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे, खुदा के वास्ते कौमी सलामती के मामलात में तो संजीदगी का इजहार करें। माना कि आपकी सियासत का एक स्टाइल है कि आप लोगों को दीवारों में चुनवा के और लोगों पे मुंशियात के केसेस बनवा के और उन्हें जेलों में बंद करके हुकूमत करने के कायल हैं, लेकिन खुदा के लिए जहाँ कौमी सलामती का पाकिस्तान की सफारती एक हिस्ट्री है हमारी मुख्तलिफ ब्लॉक्स के साथ,
और जो वेस्टर्न ब्लॉक है, अमेरिकन ब्लॉक है, वो एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है। जैसे हमारी चाइना के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं, वहाँ पे हमें बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। और आप जब हलफ लेते हैं, आप रोज़ सुनते हैं कि जब वज़राए आज़म के या सदर के या गवर्नर्स के या वज़राए आला के और वज़रा के हल्फ होते हैं, वहाँ पे आइन हमें पाबंद करता है कि हम अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के ये हल्फ लेते हैं कि मैं कोई ऐसी मालूमात जो मुझे कार्य सरकार के हवाले से मेरे तक पहुँची हो, वो मैं किसी तक नहीं पहुँचाऊँगा, और मैं पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करूँगा, और इस मनसब को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, आप जलसों में जाके एक कागज़ लहरा रहे हैं और बाद में कह रहे हैं वो खाली कागज़ था, और आप कह रहे हैं कि जी ये साजिश है, देखें मुझे निकालने की साजिश है। भाई कौन सी ऐसी साजिश थी? ये मैं कहता हूँ कि जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं इस हवाले से कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि अपना दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना हो। हम तो खुद बहुत सारे प्रोसेस में गुजर के आए हुए हैं, लेकिन बात का बतंगड़ नहीं बनना चाहिए। आपने अगर एक काम गलत किया है और कानून अगर उसकी गिरफ्त करता है तो गिरफ्त करनी चाहिए। हाँ, आपको अगर प्रोसीजर्स पे किसी किस्म का है, तहफ़्फ़ुज़ात है, तरीक़ाकार पे तहफ़्फ़ुज़ात है, आपके पहले भी आप अदालत में जाते रहे। आज भी उन्होंने पहले शोशा ये सुना था मैंने कि वो अदालत में जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने खुद उसे डिले किया। शायद वो टाइमिंग ऐसी चाहते थे कि इस तरह का कोई फैसला आने वाला है तो फिर आने दे। लेकिन बात ये है कि चीज़ों को बहुत संजीदा लेना चाहिए। इतने बड़े ऑफिसर्स पे इससे बड़ा जमहूरी आइनी मनसब पाकिस्तान में नहीं है, वज़ीर आज़म से बड़ा। तो जो उसके तकाज़े हैं मेरे भाई, उनका तो ख्याल रखना चाहिए। ये बता दें, जब डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाइड हो जाए, इनकी कबीना ने डीक्लासिफाइड किया, तो फिर उस जुर्म की ये सजा बनती है? जब पब्लिकली इजाज़त दे दी कबीना ने, क्या पब्लिक कर सकते हैं? ये बात ही तो आप देखें, केस की बारीकी में जाए, ये उस हवाले से डीक्लासिफाई हुआ ही नहीं है। डी कोड हुआ, डीक्लासिफाई हो सकता नहीं था, क्योंकि आपका जो लॉ है वो इजाज़त नहीं देता। डीक्लासिफाई तो वो होता है कि आप करके इसे पब्लिक कर दें। पब्लिक तो किया नहीं, खुद भी इशारों कनायों में बात करते रहे। आप ज़रा रिकॉल करें वो 28 मार्च वाले जलसे को, जेब में हाथ चलता है, बाहर निकलता है, कहा जाता है कि नाम नहीं लेंगे, वो कौन सी ताकत है, वो कौन सा मुल्क है। फिर तरीके से ले भी दिया और कहा कि ये बहुत बड़ी एक खिचड़ी पकी है, ये साजिश इस तरह से की गई है। तो वो कौन सी साजिश थी जो फिर 1.5 साल 2 साल उल्टी पाकिस्तान को पड़ी? अगर वो हुकूमत लेके आए थे तो उन्हें तो फिर तलियों पे बिठाना चाहिए था। उसके बाद जो IMF का रवैया रहा, जो वर्ल्ड बैंक का रवैया रहा, जो और इंटरनेशनल इदारों का रवैया रहा, वो आप सबके सामने है। ये बताइएगा कि आप भी शहबाज कबीना का हिस्सा रहे हैं, बड़े मुखालिफ वज़ीर हैं, बिलावल को अपनी ज़िम्मेदारी दी। जरदारी साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ को मैंने वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन वो लकीर के फ़कीर साबित हुए हैं। तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ लकीर के फ़कीर हैं या चीज़ों को ये तारा है? मेरे ख्याल में ये बात अब जेब नहीं देती। 2 महीने में 3 महीने में तो समझ आ जानी चाहिए थी कि वो लकीर के फ़कीर हैं। 16 महीने तक वहाँ पे बैठ के तालियां बजाई जाएं और दादे तहसीन के नारे मैंने अपने मुंह से सुने हुए हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी से कि इससे अच्छा वज़ीर आज़म कोई नहीं और इससे मिन्नती वज़ीर आज़म कोई नहीं है। और सिंध के सैलाब को जिस तरह मेरे वज़ीर आज़म ने संभाला है, कोई और वज़ीर आज़म नहीं था संभाल सकता। तो ये बातें तो हमने खुद सुनी हुई हैं, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। 2024 के आ रहे हैं चंद ही दिनों में, आपकी पार्टी मुतमिन है? जो आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड का एक मुतालबा था वो क्लियर है अब या उस पर? देखिए, वोट जो है वो ज़ाहिर है जब पड़ेगा तो समझ में आता है कि नून लीग के रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बानी PTI ने किसी सवाल को संजीदा नहीं लिया। फैसले के खिलाफ अपील का फॉरम मौजूद है। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया, बानी PTI ने अपने बयान में साइफर गुमशुदगी को तस्लीम भी किया। ये भी उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। खबरें और भी हैं, आपसे मिलते हैं कुछ ही देर।
पाकिस्तान में करप्शन में कमी, स्कोर बढ़ गया। इंडेक्स में 2 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, 27 से बढ़कर 29 हो गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से 180 ममालिक का करप्शन इंडेक्स जारी कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में CPI में पाकिस्तान का स्कोर 27 था। मजमूई रैंकिंग में 140 से 133 नंबर पर आ गया है। PDM हुकूमत में स्कोर में बेहतरी आई, पाकिस्तान 41 से 48 नंबर ऊपर आया। 2022 में PTI हुकूमत में पाकिस्तान रैंकिंग में 41 नंबर पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, बानी PTI के मुंह पर तमाचा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवाम के पैसे को इमानत समझती है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि करप्शन पर परसेप्शन इंडेक्स में जो बेहतरी आई है उसका क्रेडिट पूरी PDM की जमातों को जाता है। हम छोटे दिल वाले लोग नहीं। अवाम 8 फरवरी को वोट का हक इस्तेमाल करते हुए इस रिपोर्ट को भी मद्देनजर रखें। ये इस रिपोर्ट के हवाले से मरियम औरंगजेब का मौक़िफ़ सामने आया। नून लीग ने कहा कि जब वोट कास्ट करें तो इस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखा जाए। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद साकिब सैयद ने। साकिब सैयद, ये बताइएगा कि इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या चीज़ें सामने आई हैं? जी देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो है करप्शन परसेप्शन पर 2023 का रिपोर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें जो 2023 में जो PDM की हुकूमत है उसमें वाज़े कमी की गई है। जैसे कि आपको तफसीलात में बता चलूँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि जिसमें पाकिस्तान 140वें से 133वें जो है नंबर पर आ गया है, जबकि करप्शन इंडेक्स में 2 पॉइंट बढ़कर 27 से 29 आ गया है। रिपोर्ट में जो है PDM दौर की हुकूमत का अहाता किया गया है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से करप्शन में कमी के लिए पाकिस्तान की जानिब की कोशिशों को भी तारीफ की गई। जैसे कि 2023 में जो है PDM की हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो रिपोर्ट जारी की गई है वो 2023 की थी, जिसमें PDM की हुकूमत है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में जो करप्शन में कमी की गई है उसकी तारीफ भी की गई है। दूसरी जानिब रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बेहतरी रियासत की मुख्तलिफ सतूनों के बदनामी के खिलाफ जाने वाली कोशिशों की अक्कासी करती है। जैसे कि आपको बता चलूँ कि जो हमारी अब रिपोर्ट के मुताबिक जो है 140 से कम होकर 133 पर आ गई है, जिस पर जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तारीफ भी की है हुकूमत पाकिस्तान की। जी ठीक है साकिब सैयद, इस जो रिपोर्ट में बेहतरी आई है इसका क्रेडिट जो है, क्या ये इसका क्रेडिट PDM के दौरे हुकूमत को जाता है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं, क्योंकि जो जैसे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट जारी की है वो पिछले अदवार 2023 की जारी की है, जिसमें PDM की हुकूमत थी। PDM की हुकूमत में बाकायदा तौर पर जो है ये रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकी जो करप्शन है उसमें कमी की गई थी। इससे कबल जो है जब PTI की हुकूमत थी उसमें जो करप्शन की जो रेट थी वो ज़्यादा थी, जिसके बाद आज जैसे कि रिपोर्ट जारी होने के बाद बाकायदा नज़र आ रहा है कि 2023 में जो करप्शन है उसमें कमी आ गई है और जो कि 140 से कम होकर 133 नंबर पर पाकिस्तान आ गया है। बाकायदा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो है तारीफ भी की है। जी ठीक है साकिब सैयद, ये भी बताएं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि आप बहुत सारे इदारों का विजिट करते हैं, बहुत सारे मामलात को रिपोर्ट करते हैं, तो क्या वाकई में करप्शन में बेहतरी आ रही है, कमी आ रही है, पहले से कम हुई है करप्शन? जी देखिए, मुख्तलिफ इदारे हैं हुकूमत में, जैसे कि इंटीरियर मिनिस्ट्री कह सकते हैं या पुलिस कह सकते हैं। तो बाकायदा तौर पर जैसे कि 2023 हुकूमत में जो है बाकायदा लुक ऑफ किया जाता था, मुख्तलिफ इदारों को चेक किया जाता था, क्योंकि मुख्तलिफ अदवार में जो इससे पहले भी करप्शन जो है लातादाद होती थी, जिसके बाद जो है ट्रांसपेरेंसी जो रिपोर्ट जारी होती थी उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो मतलब रिपोर्ट में कम होता था, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो इदारों ने सख्त करने के बाद या जो जैसे कि PDM की हुकूमत थी, PDM की हुकूमत में बाकायदा तौर पर चेक एंड बैलेंस किया जाता था मुख्तलिफ इदारों को, जिसके बाद जो चेक एंड बैलेंस के बाद आज जैसे कि रिपोर्ट जारी हुई है तो बाकायदा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का जो 140वें नंबर पर जो नंबर था वो कम होकर 133 पर आ चुका है। जी ठीक है, तो साकिब जो इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं, जो क्रैकडाउन्स किए जा रहे हैं मुल्क भर के अंदर और बहुत सारी जगहों पर हम देख रहे हैं कि बेहतरी भी नजर आ रही है, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दौर के अंदर, आने वाले टाइम में मजीद अब बेहतरी आएगी इस हवाले से?
जी बिल्कुल, बेहतरी इस बुनियाद पे आ सकती है। आप देख सकते हैं कि मुल्क भर में जिस तरीके के साथ क्रैक डाउन किया जा रहा है, जैसे कि कुछ सोशल मीडिया पे भी जो है लोग मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इदारे जो इस्लामाबाद जैसे का पता करें तो मुख्तलिफ यहाँ पे इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं जिसको कंट्रोल किया गया है। इससे कबल भी जो है कुछ हुकूमतें थी जिसमें कंट्रोल नहीं था इदारों की जानिब से, जैसे कि गुज़श्ता दिनों से भी जो है एफआईए में भी काफी कंट्रोल किया गया है। जो चीनी माफिया है इसके खिलाफ भी ऑपरेशन किए गए हैं। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ लोग हैं जो मुख्तलिफ इदारों में काम मजीद करते हम हैं, बेहतरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ आप मौजूद थे, आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया। उधर गैर मुल्की सरमायाकारी को पाकिस्तान में लाने का आज़म, एपेक्स कमेटी का इजलास 2 फरवरी को तलब कर लिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म इस इजलास की सदारत करेंगे। 24 नकाती एजेंडे पर गौर होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। FBI की तंजीमों और कारकर्दगी में बेहतरी भी एजेंडे का हिस्सा है। वजारत कानून UAE और कुवैत से MOUs पर पेशरफ्त बारे भी आगाह किया जाएगा। वजारत कानून UAE और कुवैत से MOUs पर पेशरफ्त बारे भी आगाह करेगी। उधर कराची में नीपा चुरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान घरों में डकैतियों में मुलव्विस गिरोह का एक कारिंदा जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया है। पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग के तबादले के दौरान जद में आकर राहगीर खातून जख्मी हो गई। पुलिस ने मुलजिमान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी, असलहा और दीगर अशियात बरामद कर ली हैं। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है औरंगजेब जब्बार ने। औरंगजेब, बताइएगा मजीद क्या चीज़ें उनसे जो है वो कब्जे में ली गई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं इस वक्त जो है वो नीपा चौरंगी के करीब पुल पर मौजूद हूँ। यहाँ पे अब से थोड़ी देर पहले जो है वो एक पुलिस मुकाबला हुआ है। इस पुलिस मुकाबले के दौरान बताया जा रहा है कि हाउस रॉबरीज में मुलव्विस एक गैंग से जो है वो फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम को जो है वो जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके दीगर 5 साथी जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं। मेरे पीछे जो है वो आप देख सकते हैं कि ये मुलजिमान के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी है जो कि वो इस्तेमाल करते थे डकैती की वारदातों के दौरान। इसी दौरान जो है वो जदीद असलहा भी मुलजिमान की तरफ से यूज़ किया जाता था। जब से पुलिस से बचने के लिए जो है वो मुलजिमान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि आपस में राब्ते में रहने के लिए जो है वो वॉकी टॉकी सेट जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। आज जो है वो 15 की इतला पर गुलिस्तान जौहर पुलिस से जो है वो मुकाबला हुआ है और सब मुकाबले के दौरान बताया जा रहा है कि फायरिंग की जद में आके एक रागीर खातून जिनका नाम शानदे है वो भी जख्मी हुए हैं। उन्हें भी जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये गैंग जो है वो गुलशन, गुलिस्तान जौहर और अतराफ के इलाकों में जो है वो हाउस रॉबरीज की कई वारदातों में मतलूब था, जो आज जो है वो मुकाबले के दौरान जो है वो इसका एक अहम मुलजिम जो है वो गिरफ्तार किया गया, जबकि साथी जो यहाँ से फरार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें भी जो है वो रवाना कर दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपडेट किया है। उधर नून लीग की मरकजी क़यादत की इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ आज लाहौर के मुख्तलिफ हलकों का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ गुलशन रावी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। राना मशहूद की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां जारी हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ शाम में NA 127 का दौरा भी करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आज शाम टाउनशिप में खिताब करेंगे। NA 127 की मकामी क़यादत वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियों में मसरूफ़ है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ लाहौर के मुख्तलिफ हलकों का दौरा आज होगा। शहबाज शरीफ गुलशन रावी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे, जबकि राना मशहूद की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहबाज शरीफ शाम में NA 127 का दौरा भी करेंगे और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। आसिफ अली जरदारी का कहूटा में आसिफ जरदारी रावलपिंडी की तहसील कहूटा में इंतखाबी जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान सजाया है कहूटा में, जहां जलसा-ए-आम होगा और इस जलसा-ए-आम के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। रावलपिंडी की ये तहसील है कहूटा, जहाँ पर इंतखाबी जलसा-ए-आम से खिताब किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आसिफ अली जरदारी कहूटा में आज खिताब करेंगे अवामी इज्तिमा से। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबी मैदान में मुकम्मल तौर पर एक्टिव दिखाई देती है और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन कहूटा में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे।
सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। आसिफा भुट्टो जरदारी आज बदीन पहुंचेंगी। बदीन के 2 कौमी और 5 सूबाई हलकों की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में रैली की वो क़यादत करेंगी। आसिफा भुट्टो के इस्तकबाल के लिए जगह जगह झंडे और बैनर्स आवेजा किए जा चुके हैं और तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी आज बदीन जाएंगी, जहां पर बदीन के 2 कौमी और 5 सूबाई हलकों की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में वो रैली की क़यादत करने जा रही हैं। आसिफा भुट्टो के इस्तकबाल के लिए जगह जगह झंडे और बैनर्स आवेजा किए जा चुके हैं, जबकि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पीपल्स पार्टी आज ये मैदान सजाएगी। बदीन का ये इलाका है जहां पर ये मैदान सजाया जाएगा। एक न्यूज से फिलवक्त इतना ही। एक न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद सलीम। शामिल करेंगे अहम खबर। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को FBR में बड़ी इस्लाहात से रोक दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिख दिया। खत में कहा कि FBR में इस्लाहात मुंतखब हुकूमत कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को FBR में इस्लाहात से रोक दिया है, जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत भी लिख दिया। FBR में इस्लाहात मुंतखब हुकूमत कर सकती है, ये मतन है इस खत का। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को FBR में बड़ी इस्लाहात से रोक दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिख दिया। FBR में इस्लाहात मुंतखब हुकूमत कर सकती है, इस खत में बयान किया गया। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को FBR में बड़ी इस्लाहात से रोक दिया है। शबिया नकवी हमारी नुमाइंदा, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शबिया, खत का मतन क्या है, क्या तफसीलात सामने आई? इलेक्शन कमीशन ने जो निगरान वज़ीर आज़म है उनको FBR में बड़ी इस्लाहात से रोक दिया है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जो वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी है और उनको खत लिखा है और खत में ये कहा गया है कि FBR में जो इस्लाहात का है वो मुंतखब हुकूमत कर सकती है, जबकि निगरान हुकूमत जो है ऐसे इक़दाम नहीं कर सकती। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है आज ही FBR को जो है के हवाले से ये खत जो है वो निगरान वज़ीर आज़म को भेजा गया है। जी ठीक है, और क्या इस्लाहात करना चाह रही थी PDM हुकूमत या मौजूदा निगरान हुकूमत? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि निगरान हुकूमत कोई भी जो इस्लाहात है वो नहीं कर सकती है और FBR में जितने भी इस्लाहात होंगी वो एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और क्योंकि इंतखाबात भी करीब है, कुछ ही दिन रह गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन बहुत शुक्रिया शबिया नकवी। हारूनाबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और कायद नून लीग मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त जलसागाह पहुंचे हैं। उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। उनकी बेटी मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर भी उनके हमरा हैं और आज पड़ाव डाला है हारूनाबाद में। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी गहमा गहमी ज़ोर शोर से जारी है। हाथ हिलाकर यकजहती का इजहार किया जा रहा है। कानून लीग और उनके हमरा मरियम नवाज की तरफ से मकामी कायदीन भी उनके साथ मौजूद हैं और पंडाल भरा हुआ है, की बहार दिखाई देती है। आज क्या गुफ्तगू की जाती है, खिताब में क्या मंशूर, क्या ऐलानात और क्या वादे यकीन दहानियाँ किए जाते हैं, ये देखना बाकी है। रहनुमाओं का इस वक्त स्टेज पर इस्तकबाल किया जा रहा है मौजूद शुरका की तरफ से और देख सकते हैं मकामी जो कायदीन हैं उनका हाथ थामे कायद नून लीग नवाज शरीफ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। पंडाल में आप देख सकते हैं बड़ी तादाद पार्टी कारकुनों की मौजूद है और ये मनाजिर हैं हारूनाबाद के, जहां पे आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जा रहा है, जलसा किया जा रहा है और अब से कुछ देर में खिताबात मुतवक्के हैं। मरकज़ी कायदीन पहुंच चुके हैं, मकामी क़यादत भी उनके हमरा है। मरियम नवाज़ और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अब से कुछ देर पहले पंडाल पहुंचे हैं और इस मौके पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। नारेबाजी की जा रही है, पार्टी तराने चलाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद पार्टी कारकुनों की जलसागाह में मौजूद है। पार्टी परचम भी लहराए जा रहे हैं। स्टेज पर भी मकामी कायदीन के साथ साथ बड़ी तादाद मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की और अब से कुछ देर पहले पंडाल में पहुंचे हैं कायद नून लीग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके हमरा चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज।
जलसागाह में मौजूद शुरका की तरफ से, कारकुनों की तरफ से नारेबाजी की जा रही है और भरपूर जोश व खरोश दिखाई देता है जैसे जैसे इलेक्शन का दिन करीब आ रहा है, क्योंकि अब चंद ही दिनों की बात बाकी रह गई है। पाकिस्तान के अवाम इस बार किसे अपना नुमाइंदा चुनते हैं, किसे हक़ हुक्मरानी देते हैं, ये पता चलने वाला है। लेकिन साथ में जो इस वक्त सियासी केसेस हैं, सियासी गिरफ्तारियां हैं, इल्ज़ाम तराशियां हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा है, वो भी देखने में आ रहा है। इस वक्त आपको जो मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, ये एक तरफ दाएं तरफ स्क्रीन के आप देख सकते हैं हारूनाबाद के मनाजिर हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी मैदान सजाया है और पीपल्स पार्टी के जलसे से शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भी खिताब करेंगे। तो दोनों तरफ इस वक्त माहौल गर्म है और मुल्क में सियासी दर्जा हरारत जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं बढ़ता जा रहा है, और साथ में जल्द से जुलूसों का सिलसिला, मेल मुलाकातों का सिलसिला और वादे यकीन दहानियों का सिलसिला भी रिवायती तौर पे जो देखा जाता है इलेक्शन से पहले बड़े बड़े बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, महरूमियों से अजाले की यकीन दहानी कराई जाती है। यही सिलसिला इस बार भी इलेक्शन से पहले दिखाई दे रहा है और पंडाल में पहुंचने पर कायद नून लीग का हारूनाबाद में पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, वालिहाना उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि उनके हमरा उनकी बेटी और नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ भी मौजूद है। एक बड़ी तादाद जलसागाह में लोगों की, कारकुनान की मौजूद है। पार्टी परचम लहराए जा रहे हैं, पार्टी परचमों की बहार दिखाई देती है, पार्टी तराने भी बैकग्राउंड पे चलाए जा रहे हैं और कारकुनों का लहू गरमाया जा रहा है। सिर्फ नून लीग ही नहीं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी मैदान में है और आप देख सकते हैं कि उन्हें पग पहनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो स्टेज पर आ चुके हैं, करीम कुंडी खिताब कर रहे थे और दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, एक तरफ हारूनाबाद और दूसरी तरफ डेरा इस्माइल खान में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी की तरफ से एक साथ तीन मकामात पे सियासी जो मुहिम है उसका सिलसिला जारी है। एक तरफ कोहटा में शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी जलसे से खिताब करेंगे, डेरा इस्माइल खान में बिलावल भुट्टो पंडाल में पहुंचे हैं, उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है और उन्हें पग पहनाया गया है रिवायती, जबकि आसिफा भुट्टो भी रैली की क़यादत कर रही हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मनाजिर मुस्लिम लीग नून ने हारूनाबाद में पंडाल सजाया है और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से सियासी पावर शो आज किया जा रहा है, जहाँ पे अब से कुछ देर पहले कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मरियम नवाज़ के हमरा पहुँचे हैं और हाथ हिलाकर अपने जो कारकुनान हैं उनका लहू गरमाया है। इस वक्त दोनों तरफ से आप देख सकते हैं जो भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम है उसका सिलसिला दोनों बड़ी सियासी जमातें चलाए हुए हैं। तीसरी तरफ अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ की, तो मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात के लिए आज एक और बड़ा अपसेट हुआ है, जो साइफर केस में बानी PTI को 10 साल कैद व मुशक्क़त का सामना करना पड़ा है। और दूसरी तरफ आप ये जो मनासिर देख रहे हैं स्क्रीन के दाएं तरफ हारूनाबाद और दूसरी तरफ डेरा इस्माइल खान से आपको दो बड़ी सियासी जमातों के सियासी पावर शोज़ जो कि मुख्तलिफ मकामात पे किए जा रहे हैं। एक तरफ हारूनाबाद है और दूसरी तरफ डेरा इस्माइल खान, जहाँ पे कुछ वक्फा किया गया है। फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के रहनुमा खिताब कर रहे थे, इस दौरान अज़ान असर के लिए कुछ वक्फा किया गया है और उसके बाद दोबारा से खिताबात का सिलसिला शुरू होगा और जो फोकस है, जो नज़रें जुड़ी हैं आवाम की, वो मरकज़ी कायदीन पर कि वो इस बार उनसे क्या वादे करते हैं, क्या यकीन दहानियाँ इस बार इंतखाबात से पहले की जाती हैं। और यकीनी तौर पे आवाम की ज़िम्मेदारी ये है कि उन्हें पहरा भी देना होगा उन यकीन दहानियों, उन वादों पर अमल दरामद के लिए कि कितना इस बार जीतने वाला नुमाइंदा उन तमाम वादों पर अमल करता है, क्योंकि एक बार फिर से बड़े बड़े वादों का सिलसिला जारी है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कायद नून लीग नवाज शरीफ जलसे से खिताब कर रहे हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे से खिताब और बड़ी तादाद जलसागाह में इस वक्त कारकुनों की मौजूद है। क्या खिताब में आज बातें हम कही जाती हैं ये देखना बाकी है। और इसके साथ साथ मरियम नवाज़ भी स्टेज पर मौजूद हैं, जबकि बड़ी तादाद मरकज़ी कायदीन की भी स्टेज पर है और लोगों का जम गफ़ीर, एक बड़ी तादाद कारकुनान की जलसागाह में पंडाल में देखी जा सकती है। हारूनाबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया गया है आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से और कायद नून लीग नवाज शरीफ अब से कुछ देर पहले जलसागाह पहुँचे, उनकी आमद पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। शेर के नारे लगाए गए और हाथों में भी शेर उठा रखे हैं कारकुनान ने, हाथों में परचम है और नारेबाजी का सिलसिला जारी है। काफ़ी चार्ज्ड क्राउड दिखाई देता है और मकामी नुमाइंदों के हाथों में हाथ लिए
कायद नून लीग उनसे यकजहती का इजहार कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनके नुमाइंदे को 8 फरवरी को वोट दें और एक बार फिर से अपना नुमाइंदा चुनते हुए उन तमाम वादों पे अमल दरामद को यकीनी बनाएं जो कि नून लीग अपने मंशूर में कर रही है। तो अलमदाद भी और एहसान बाजवा भी ये मेरे साथी हैं, यहाँ से दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब साथी जो है वो नूर तनवीर के साथ साथ वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपने सबको कामयाब करवाना है। आज बहुत सालों के बाद मैं आपके आमने सामने खड़ा हूं। चौधरी साहब अगर ये बम शम बंद करा दे तो अच्छा है। ये बंद कर दे। ये आपके लिए थी टाइमिंग उसकी गलत हो। भाई ये काम बाद में होना चाहिए। ये बम बाद में चलाएं, अभी बंद कर दें। अगर ये चलती रहेगी तो आवाज तगीर कैसे होगी? ये 3 मिनट का ऑटो था, वो अब खत्म होने लगा। खत्म हो गया। वो उस वक्त था, टाइम को फैसला कर दिया। आपने आना था, उसे कहा था उस वक्त करो। हारूनाबाद ये जज्बा जो है, ये जज्बा तो मुझे अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की खुशनसीबी का एक नक्शा पे दिखा रहा है। और उस तब्दीली ने पाकिस्तान का क्या हशर किया कि आज 25 रुपए में रोटी मिलती है एक, और नवाज शरीफ के दौर में 25 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी, 5 रोटियां। और गैस सस्ती थी, बिजली सस्ती थी। आज तो बिजली के बिल बहुत महंगे हो गए हैं। ये तब्दीली ने अवाम के साथ ये सलूक किया है, ये हशर किया है इस मुल्क के साथ इस तब्दीली ने कि रोटी 25 रुपए की, 20 रुपए की रोटी आज यहाँ मेरा ख्याल है कि 20 रुपए की, नान 25 रुपए का है। मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं, बोलो। और नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की, सस्ती बिजली लेकर आया। इन्होंने बिजली के बिल महंगे कर दिए, और जिसका 1000 रुपया बिजली का बिल आता था नवाज शरीफ के दौर में, आज उसका बिजली का बिल 20,000 रुपया आता है। कहां याद आता है नवाज शरीफ आपको या नहीं आता? आता है तो यार बताओ, नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? इसलिए तो आज नवाज शरीफ सुरखरू होकर आपके सामने खड़ा है। और आप नवाज शरीफ आए तो आपने नारे मारे हैं। मेरा 5 किलो खून बढ़ गया है आपके नारे सुन के। चीनी 35 रुपए किलो थी या नहीं थी, बोलो। और आज कितने की है? कितने की है? आज 150 पे किलो है, 150। कहां 35 रुपए और कहां 150 रुपया। और पेट्रोल हमारे जमाने में 60 रुपए लीटर था, 60 रुपए लीटर। मोटरसाइकिल वालों, कार वालों, ट्रक वालों, बस वालों, नवाज शरीफ के दौर में 60 रुपए लीटर पेट्रोल था। और आज कितने का है? आज कितने का है? 250 का है या नहीं है? और किसानों, मेरे भाइयों, किसान मेरे बड़े बहुत अजीज भाई हैं। किसानों को पूछो, नवाज शरीफ के दौर में ट्रैक्टर कितने का था? ट्रैक्टर 8 लाख रुपए का। कितने का? 8 लाख रुपए का। और आज कितने का, बोलो? आज 38 लाख रुपए का है, यानी 40 लाख रुपए का है।
नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? बोलो। नहीं आता? जिनको आता है हाथ खड़ा करो। जिनको नहीं आता वो हाथ खड़ा करो। जिनको नवाज शरीफ नहीं याद आता हाथ खड़ा कर दो, कर दो। जिनको याद आता है एक दफा फिर हाथ खड़ा करो। हमें तो तमाशा बना दिया गया और ऐसे ऐसे नुकसान हुए हमारे के कोई तलाफी नहीं है उसकी। वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालदा के जनाजे को मैं कब्र में नहीं उतार सका। मेरी कुलसूम फौत होती है तो मुझे जेल में इतला मिलती है, इसकी मां फौत होती है तो उसको जेल में इतला मिलती है, जेल में। और सारा कुछ जो है वो हमारा जो नुकसान हुआ उस सारा जो गम दुख मैं सह गया कोई, लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया, खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। और ये शख्स, ये पाकिस्तान जैसे इसको इक्तदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान पे हमला किया। नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत अफसोसनाक किरदार रहा है इनका और ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दाव पे लगा दिया। मैं आप आपस में गुफ्तगू ना करें। एक तो मैंने आपको ये कहना था कि नवाज शरीफ ने कभी कौमी सलामती को दाव पे नहीं लगाया, इन्होंने लगाया है। और दूसरा ये कि आज खबर आई है, आपने सुनी होगी कि इमरान खान का जो दौर था, दुनिया की इंटरनेशनल वो जो क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि सबसे करप्ट तरीन दौर इमरान खान का दौर था। ये उन्होंने कहा है। भाई आओ साकिब निसार बताओ, तुमने तो इसको दिया था सर्टिफिकेट उसका, ईमानदार आदमी का, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट तुमने दिया था और इन जज ने दिया तो इस्तीफा दे के घर चले गए। कौम को बताओ कि दुनिया उसके बारे में ये राय रखती है, आपने कैसे उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट उसके हाथ में पकड़ा दिया। ये बड़ा जुल्म किया आपने। नवाज शरीफ के जमाने में पाकिस्तान करप्शन के हवाले से घट रहा था और 22-23 पॉइंट नीचे आया था और इनके दौर में पाकिस्तान फिर ऊपर चला गया। और हम तो अरबों खरबों से ये मोटरवेज भी बना रहे थे, अरबों खरबों से बिजली के मंसूबे भी बना रहे थे, सी पैक भी आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, लोग खुशहाल थे, लोगों को रोजगार मिलता था। और मैं आपको बता दूं, सुन लो मेरी बात कान खोल के, मैं सच कह रहा हूं, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत रहती, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज भी होती, आज इस जलसे में कोई भी हारूनाबाद का, भावनगर का शख्स बेरोजगार ना होता। आज सबके पास एक रोजगार होता, सबके पास कारोबार होता, तजारत होती और लोग खुशहाल होते, बच्चे स्कूल जा रहे होते, उनके जिस्म पे खूबसूरत कपड़े होते, वालिद वालदा को फीस देने की कोई तकलीफ ना होती, घर में रोटी पकती होती और लोग खुशहाल होते। ये पूरे पाकिस्तान में अल्लाह के फजल करम से खुशहाली आती, घर घर में आती। मुझे दुख इस बात का है कि मुझे तो तकलीफ पहुंची, मुझे बहुत दुखों से गुजारा गया, तकलीफों से गुजारा गया, लेकिन उसका कोई मुझे अफसोस नहीं है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आप लोगों को तकलीफ पहुंची, आप लोगों के घर के चूल्हे बुझ गए, आप लोगों की महंगाई ने कमर तोड़ दी। सिर्फ इस बात का दुख है। नवाज शरीफ झूठ नहीं बोलता, मुनाफिकत नहीं करता, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका दुख है। मरियम ने
भी तकरीर करनी है। अभी मरियम, मेरे बाद मरियम तकरीर करेंगी, लेकिन मैं कुछ आपके इलाके के मामले को ये बताना चाहता हूं कि यहाँ कच्ची आबादियां हैं, उनको भाई मालिकाना हकूक देना तो नवाज शरीफ के लिए वैसे ही लाजिम है। हकूक समझो, हुकूमत आई तो मिल गए हकूक सबको इंशाल्लाह। 6R नहर और हाकड़ा कमान के जो इर्द गिर्द जो सेम तौर के नालों की जो नकासी का जो मंसूबा है, उसको मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से 8 फरवरी के बाद फौरन मंजूर करूंगा इंशाल्लाह। और मोटरवे जिसका ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने किया था, शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह किया था, उस इफ्तिताह की लाज रखते हुए लाहौर से भावल नगर तक इंशाल्लाह मोटरवे बनाई, उसको एक्सटेंड करके इंशाल्लाह हाईवे की शक्ल में भावल नगर से मुरोट, यजमान, अहमदपुर से होता हुआ उसको इंशाल्लाह कराची तक मिलाया जाएगा इंशाल्लाह। और कराची तक से पहले ही मिला देती है यार, इन्होंने पता है, फिर कई जा रहे हैं कराची तक, तो वहां पे सक्कर तक तो मोटरवे बन गई हुई है। ये तो इनसे पूछें जो 4 साल हुक्मरान रहे हैं, सक्कर से कराची तक मोटरवे नहीं बना सके, और नवाज शरीफ अल्लाह के फजलो करम से पेशावर से लेके सक्कर तक मोटरवे ले आया। आगे नहीं इनसे बनी, इनसे कुछ भी नहीं बना यार, कुछ भी नहीं बने ना। एक मंसूबा ते दसो, ओए ਇਹਦੇ खिलाफ लड़न वाले हो, मैं नहीं पता ना दा मैंने पता, मैं लेना नहीं ना होता इत्थे। इन्हां सारे दे मुकाबले दे जिहड़े है ने लोग, उनसे पूछें भाई आपने एक ईंट भी रखी है किसी चीज की? बोलो यार, को रखी है एक ईंट भी? हाथ खड़ा करके बताओ। अगर मैं सच कहता हूं तो हाथ खड़ा करके बताओ, सच कहता हूं। किसी चीज की कोई बुनियाद नहीं रखी, उल्टा बुनियादें खोखली करके चले गए। ये मोटरवे देखें, हर मोटरवे पे अल्लाह के फजलो करम से मुस्लिम लीग का निशान बना हुआ है। नवाज शरीफ की अब इफ्तिताह है। बिजली देखें, जो लोड शेडिंग खत्म हुई तो नवाज शरीफ की उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, उसका निशान है। और पाकिस्तान के अंदर तरक्की के जितने भी मंसूबे हैं, नवाज शरीफ के अल्लाह के फजलो करम से निशान है उसके ऊपर। अमन व अमान मुल्क में कायम किया, कराची तक जाके अमन व अमान कायम किया। यहाँ पे दहशत गर्दी का खात्मा हमने किया। और भाई कौन सा काम है जो हमने नहीं किया, बोलो। सब किया। और बाकियों ने क्या किया है? बाकी लोगों ने की कीता है? दसो मैनू। नहीं, मैं तेरे को पूछ के जाना, मैं पूछे बगैर नहीं जाना है। तो बाकी लोगों ने की कीता, बोलो। ताना झूठ बोले है, ताना हेरा फेरी की है, तानू धोखा दिता है, तब्दीली का गलत नारा लगाया है। ते तुसी आइंदा किसी तब्दीली शब्दीली के चक्कर च ना आना। जो असी कह रहे हैं अल्लाह के फजलो करम सिक्के बंद है, हम इंशाल्लाह उस पर अमल करके दिखाया है और आइंदा भी दिखाएंगे। अल्लाह ताला भाई आपको खुशो खुर्म रखे। हरुणाबाद वालों, मेरी बड़ी दुआएं आपके लिए हैं। वो गेट से बाहर भी इतने लोग खड़े हैं, अंदर ही आ जाना सी। तुसी बारों बार सन देख रहे हो। अल्लाह ताला आपको, हरुणाबाद को, चिश्तियां को, बावल नगर को खैर बरकत दे, खुश रखे, आपके बच्चों को खुश रखे। और फोर्टाबास, मैं फोर्टाबास भी जाना है, मैं उसको भी गए हुए 40 साल हो गए हैं। अरशद लीडर बैठ गया है। अरशद लीडर साहब बैठ जाओ, खलोन की गुंजाइश नहीं ताड़े को, बह जाओ। आप मेरे साथ, आज दिल कर रहा है आपका जोश देख के, मेरे अंदर भी बड़ा जोश आ गया है।
मेरे साथ आज नारा लगाओ, नारा पाकिस्तान। जिस तरीके से आपको रिकूपरेट करना पड़ता है वो भी हॉस्पिटल में 100% मुफ्त होता है। तो इंशाल्लाह ताला अगर मैं सिंध का एक छोटा से तहसील में खैरपुट की गंबट की तहसील में गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बना सकता हूं, जहां ये तमाम दिल से लेके किडनी और लिवर तक के तमाम इलाज, कैंसर से लेके हार्ट अटैक का इलाज 100% मुफ्त हो रहा है, तो कोई वजह नहीं है कि मेरा डेरा इस्माइल खान के अवाम। मेरी माएं, बहनें, बेटियां तादाद में आई हैं, मैं सबको अकीदत भरा सलाम पेश करती हूँ। पहली मर्तबा हारूनाबाद आई हूँ। नूरुल हसन तनवीर साहब रास्ते में, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हारूना खवातीन के लिए जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया वो इनकलाबी प्रोग्राम था। आज तक इस मुल्क के गरीब तरीन औरतें को माली मदद मिल रही है इस प्रोग्राम की सूरत में। तो हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा में मेरा वादा है, ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला उन्हीं खवातीन के लिए हम बिला सूद कर्जा का बंदोबस्त करेंगे ताकि वो अपना कारोबार कर सके, अपना खानदान का ख्याल रख सके और हमारा मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। मैं अपना डेरा इस्माइल खान के खवातीन को एक पैगाम देना चाह रहा हूं। मैं डेरा इस्माइल खान के अवाम को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि मेरी अपनी वालदा तो इस जिंदगी में नहीं रही, मगर मैं डेरा इस्माइल खान के खवातीन का वैसी खिदमत करना चाहता हूं जैसा एक बेटा अपना वालदा का खिदमत करता है, जैसा एक बेटा अपना माँ के खिदमत करता है। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट अपनी जगह, मगर इस बार में ना सिर्फ खवातीन को मगर इंशाअल्लाह ताला हमारे मजदूरों के लिए भी हम बेनजीर मजदूर कार्ड लेकर आएंगे। बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम मजदूरों से ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आपको आपका अपना मेहनत का सिला हम दिलवाएंगे। ये जो मजदूर कार्ड है, मेरे मजदूर भाई जो वहां उस घर पे काम कर रहे हैं, ये बात सुने। आता है जब आपका आटा चीनी महंगा होता है तो आपको नवाज शरीफ याद आता है, मैं जानती हूं। और